हेलो बच्चों, लेकर के आ गया आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको देखा होगा और देख करके नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए होंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो फिर ये चीजें समझनी है। देखो बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लो आप लोग, या कुछ भी समझ लो जैसा आपको ठीक लगे। बच्चों, जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक मार्क्स आना मुश्किल है, कितनी भी कोशिश कर लो, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब तक आप उस पर फोकस नहीं करोगे ना अपने चीज पर कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, ये चीज में मुझे दिक्कत हो रही है, ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तब तक आप बच्चों कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा इन वीडियोस को देखो। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार प्लेलिस्ट को देखो, मन से देखो, समझ आएगा। 101% समझ आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप एक बार ये प्लेलिस्ट अच्छे से देख लो। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी क्लियर ना हो जाए तो आप कह देना कमेंट में, जो आपको लिखना हो आप वो लिख देना। इसलिए बच्चों एक बार प्लीज वीडियो को देखो, वॉच करो। भले ही चाहे 1.5x पे देख लिया करो, समझ उसमें भी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोशिश करो हर एक चीज को बारी बारी से समझते हुए चलो। तो आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। टॉपिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों आप ही सबका प्यार है यार, आप सब सपोर्ट करोगे तो चैनल जरूर आगे बढ़ेगा, और आप सब सपोर्ट नहीं करोगे तो चैनल डंप हो जाएगा, है ना। देखो, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं यार, उनकी मैं नहीं कह सकता, वो बड़े यूट्यूबर्स हैं, ऑब्वियस बात है यार, उनके पास पब्लिक ज्यादा है, उनके पास स्टूडेंट ज्यादा है। बट हम छोटे टीचर्स हैं, हम छोटे टीचर्स को आप लोग बढ़ाओगे तभी तो हम बढ़ेंगे। आपको कंटेंट ना मिले अगर तो हमारी गलती है, कंटेंट हम आपको देंगे। बस आप कमेंट सेक्शन में लिखो कंटेंट हम आपको देंगे, आप वॉच तो करो। आप वॉच करोगे, चीजों को देखोगे, समझ में ना आए तब हमारी मिस्टेक है ना बच्चों। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है, हो सके तो करो, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहां से आपको पढ़ना तो आपको जहां से भी आप वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाई करो। पेरेंट्स का पैसा लग रहा है, पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। 10th क्लास है, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है। ये बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक हमारा टॉपिक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बढ़िया टॉपिक है बच्चों। बच्चों इसको दिया था जूल्स ने। किसने दिया था? जूल्स ने। इसके बारे में आपको बताया जूल्स साहब। दैट्स वाई इसको हम जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों हीटिंग इफेक्ट है तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं हीट तो प्रोड्यूस हो रही होगी। ऑब्वियस बात है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। ऑब्वियस बात है यार, है ना। यानी कि इस फिनोमेना में हम लोग को समझाया गया है इंटर कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। ज्यादातर इसमें आप देखते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसलिए फॉलो करता है कि जितनी एनर्जी यहां से आप लोगे उतनी ही एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी। दैट्स व्हाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी जना कहता है आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर आप देखेंगे इंटर कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं करंट हमारा या करंट की वजह से वो एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी। अब जितनी एनर्जी आप यहां से लोगे उतनी ही एनर्जी की हीट कन्वर्ट होगी, है ना। तो जितनी एनर्जी आपने गेन करी है वही एनर्जी ट्रांसफर होगी। ये इंटर कन्वर्जन जो है भैया वो सेम रहेगा। दैट्स व्हाई ये सेटिस्फाई करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गया बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया सर, ये लॉ कहता क्या है जरा समझाए। देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो आप लोग के पास, मतलब आप लोग के पास कोई एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज कोई एक कंडक्टर है, और आपने उस कंडक्टर में पास कराई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि आपने उसमें पास कराया इलेक्ट्रिकल करंट। क्या पास कराया? तो आप देखेंगे ये जो एनर्जी है
दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, कौन सी एनर्जी में बच्चों? हीट एनर्जी। मजेदार बात है बच्चों, हीट एनर्जी। मतलब समझे इसका मतलब, व्हेन या इन अ कंडक्टर, इफ वी passes to the electric current, then after some time the electrical energy will be converted into the heat energy। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हीट एनर्जी में। सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें इतना आपको दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, ये कंडक्टर जो होना चाहिए बच्चों, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रहना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस। बच्चों ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका हाई रहना चाहिए। देखो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा ना, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से आप देखेंगे कि करंट का फ्लो थोड़ा कम रहेगा, है ना। रेजिस्टेंस का यही काम होता है, जहां हाई रेजिस्टेंस करंट का फ्लो कम, उतना करंट जाएगा जितना करंट कन्वर्ट हुआ आपका हीट एनर्जी। आप समझ रहे हैं, है ना भैया। हर चीज में ऐसा नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक वायर्स या कुछ स्पेसिफिक कंडक्टर होते हैं जो ऐसा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आयरन प्रेस, भाई जो आपकी प्रेस होती है क्लोथ पे करने वाली, वो आप देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक प्लग में उसको पिनअप कर देते हैं, जब उसके बाद देखते हैं उस वायर के अंदर करंट फ्लो होता है। जब उस वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसका जो एलिमेंट होता है वो हल्के हल्के हीट को प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो ना बात को? दूसरी चीज बच्चों, जो हमारे बल्ब होते हैं ना, आपने देखे होंगे जो हमारे पहले के टाइम के बल्ब आते थे, अब तो खैर एलईडी कन्वर्ट हो गई है। तो बल्ब जो आते थे उनमें आप देखते थे इस तरीके का एक क्या रहता था, फिलामेंट रहता था, याद है? ये जो फिलामेंट होता था, है ना, ये जो फिलामेंट होता था, इस फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते थे जरा बताओ? टंगस्टन फिलामेंट। ये बच्चों एक मटेरियल का बना होता था जिसको बोलते हैं हम टंगस्टन। ये टंगस्टन का वायर होता था बच्चों। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, विच इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई, वेरी हाई, लगभग 3200 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर पे जा करके ये मेल्ट होता है। तो एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना बच्चों। तो इनमें बच्चों आपको जनरली ये कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा मेरे बच्चे अगर आप देखो तो वो होता है नाइक्रोम वायर। कौन सा वायर बच्चों? नाइक्रोम वायर। बच्चों नाइक्रोम वायर ज्यादातर आपने देखे होंगे जो हीटर्स वगैरह होते हैं ना, हीटर होते हैं, है ना। और आपने देखा होगा वो आज के टाइम पे, वो पहले के टाइम पे वो हाथ गर्म करने वाले एलिमेंट आते थे, है ना। वो इस तरीके के फैन टाइप होते थे, ऐसे करके लगे होते थे और उनमें कुछ इस तरीके की स्प्रिंग रॉड लगी होती थी, है ना। हम लोग जला देते थे तो ये एलिमेंट हीट कर जाता था और हम लोग को ठंडों में बड़ा आराम मिलता था। आज के टाइम पे होते भी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के घरों में होते भी है। तो ये जो होते हैं ना, ये ज्यादातर चीजें ये नाइक्रोम वायर की होती है। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे करके है ना, ऐसे करके होता है ना, जिसके घरों में होगा उनको थोड़ा सा याद आ रहा हो, है ना। ऐसे करके हीटर्स में इस तरीके से एलिमेंट लगा होता है, ऐसे करके हीटर होता है ना, ध्यान है। तो ये जो जिस मटेरियल का होता है ना, इस मटेरियल को हम नाइक्रोम वायर बोलते हैं। इसका काम भी यही होता है, हम इसमें हल्का सा करंट पास कराते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में क्या हो जाती है बच्चों? कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जूल्स लॉ का भी, कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फटाक से कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी। तो ये भी एक मजे की बात है यार, है ना। ये भी एक मजे की बात है कि भाई ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, उन कंडक्टरों का जो रेजिस्टेंस है वो जनरली हाई रहना चाहिए। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए, रेजिस्टिविटी लो रहनी चाहिए, रेजिस्टिविटी लो रहनी चाहिए, लो रेजिस्टिविटी रहनी चाहिए, है ना। रेजिस्टिविटी इनकी कैसी रहनी चाहिए बच्चों? लो रहनी चाहिए। रेजिस्टिविटी लो होगी तो इसकी वजह से इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना बच्चों। इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है करंट फ्लो होगा बच्चा, है ना। तो इस वजह से बच्चों हम लोग को ये लॉ देखने को मिलता है। तो दिस लॉ क्या कहता है बच्चों? आप क्या कह सकते हो कि अगर किसी भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर जिसका कि रेजिस्टेंस हाई हो, अगर हम उसमें पास कराएं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट, तो आप देखेंगे वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काय में बच्चों? हीट एनर्जी में। और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा, है ना। उसमें आपको जनरली एनर्जी हीट वाली दिखाई देने लगेगी, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स पे बच्चों डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये चीज डिपेंड करती है, जो हीट होती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिन पे ये डिपेंड करती है? आओ देखते हैं उसको भी अच्छे से। देखो समझ में तो आएगा बच्चों, खैर ऐसा नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से दिल से देखोगे तो समझ में आएगा। हाँ लेकिन अब थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड बच्चों, हमेशा याद रखो। मानता हूँ अभी कोई ऐसा डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ होगा, है ना भाई। डिजिटल बोर्ड भी भैया लगवा लेंगे, छोटा सा लगवा लेंगे, उससे तुम लोग का काम होता रहेगा, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा what factors then the heat will be depend। भाई कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर आपकी हीट डिपेंड होती है? कौन सी हीट है बच्चों?
जनरली इलेक्ट्रिकल हीट, इसको आप जनरली बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल हीट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक की वजह से आई है, दैट्स व्हाई इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल हीट। हाँ भाई बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। दिस इज इलेक्ट्रिकल हीट, इट इज अ कंप्लीटली टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट। ठीक है बच्चा। बच्चों बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिकल हीट कैसे काम करती है, जरा देखते हैं। लल्ला जी, सबसे पहला ये जो हीट होती है, ये जो हीट है आपकी, इसको हम लोग जनरली एच से दिखाएंगे। ये सबसे पहली चीज जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड होती है बच्चों अमाउंट ऑफ करंट पर। किस पर? अमाउंट ऑफ करंट पर। आप भाई जितना ज्यादा करंट पास कराएंगे हीट उतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। मतलब एच जो है इट इज आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना बच्चों। दूसरा जो है, जो हीट है जिसे आप एच बोल रहे हो, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस, ध्यान रखना बच्चों, ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ध्यान रखें बच्चों ये चीज। तीसरा, तभी तो मैंने हाई रेजिस्टेंस वो बोला था ना, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा हीट ज्यादा मिलेगी, रेजिस्टेंस हाई होगा हीट ज्यादा मिलेगी। ठीक है। अगला फैक्टर, हीट जो है ये आपकी डिपेंड करती है टाइम पर। यस, जितने समय के लिए आप करंट दोगे, जितने समय के लिए आप करंट दोगे उतना भैया हीट डेवलप होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारी टाइम में कन्वर्ट होगी, केमिकल ओ टाइम में हीट एनर्जी में, सॉरी बच्चा। तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? टाइम के। सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सबके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो एच जो है विच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इनटू में कितना, एच एक कांस्टेंट आता है के, आई स्क्वायर आर और टी। इस के की वैल्यू आप लोग अभी के लिए बाय डिफॉल्ट 1 मान लिया करो। कितना मान लिया करो? 1, क्योंकि इसकी अभी कोई आपके में स्पेसिफिक वैल्यू है नहीं, अभी के लिए 1 मान लिया करो। दैट्स वाई फॉर्मूला डिस्क्राइब होगा आई स्क्वायर आर और इनटू में एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यस, एच बराबर कितना बच्चों? आई स्क्वायर आर टी। याद रखोगे? वीडियो बन रही है, देख ले, आवाज आवाज आ रही है, आप लोग देख रहे हैं? हाँ बन तो रही है भैया, बन रही है भैया, बन रही है। अरे यार कभी कभी पता है क्या होता है, हम वीडियो बनाते रह जाते हैं, आवाज नहीं आती है। कभी क्या होता है, वीडियो बनाते हैं तो वीडियो स्टार्ट ही नहीं करी होती है। कभी कभी क्या होता है, वीडियो यहाँ पे बनाते रहते हैं और वीडियो पॉज हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है यार। इसलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ बीच में। ठीक है बच्चों, तुम लोग भी कहते हो कि कैसे हैं सर, ऐसे ही है सर। चलो देखो, तो एच बराबर कितना हो गया बच्चों? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना। तो हीट क्या हो गया? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगला हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपने इन सबको जोड़ा तो भैया एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। कॉन्स्टेंट लोगे के आएगा, एच इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। के भैया अभी के लिए आप लोग मेरे बच्चों इसको 1 ले लो बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। वेरी गुड। और ये जो बच्चों हीट है ना, इसका ऐसा यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है बच्चों, ये जूल इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जूल होती है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी ये इसकी वैल्यू है। बहुत बढ़िया, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मस्त तरीके से। बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आप लोग का पावर, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक चीज और बोलेंगे। वो हम बात ये बोलेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखते, हमको बुरा लगता है, नहीं करते वॉच, पूरी वॉच ही नहीं करते आप, छोड़ के भाग लेते। पूरी देखा करो वीडियो, एटलीस्ट कम से कम एक बार वीडियो को देखोगे समझ में तो आएगा, बट आप लोग छोड़ के चले जाते हो। कोई बात, आपका मन है, जैसा आपको अच्छा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अभी आप लोग बोर हो जाते होगे, बोर हो जाते हो तो कहते हो कि क्या भैया क्या पढ़ा रहे हो आप, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बच्चों देखो, एक्साइटमेंट अच्छा लगता है मानता हूं मैं, एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना, फोकस भी जरूरी है ना। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फोकस होगा ना बच्चा, देखो जो बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे जिनका फोकस होगा, उन बच्चों को मजाक से, कॉमेडी से, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिखता है। जिन बच्चों को 100% दिखेगा कि नहीं मेरे को 100% लाना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना कि भैया कॉमेडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना उनको। उनको पता होना चाहिए कि मेरे को वो टॉपिक मिल रहा है ना जो मेरे को चाहिए, वो टॉपिक मेरे समझ आ रहा है ना जो मेरे को चाहिए, वो मैटर करता है। दैट्स व्हाई इतना मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता बच्चों। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा हम लोग फोकस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का पावर। पावर,
नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एक न्यूमेरिकल यहाँ से आपको बन सकता है, बढ़िया न्यूमेरिकल बन सकता है यहाँ, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल को आप देखो क्या है भैया, न्यूमेरिकल क्या सॉरी इलेक्ट्रिक पावर को देखते हैं क्या कहती है। देखो बेसिक फॉर्मूला तो वही है यार, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हाँ बेसिक तो वही है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। हाँ बेसिक फॉर्मूला वही है, मैं डेफिनेशन भी वही लिखूंगा, ठीक है। माइक है, हाँ ठीक है। तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। समय के साथ जितना कार्य किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ पावर क्या है तो आप कहेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये है भैया देसी फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन कितना, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन कितना टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। आपको पता है पावर विल बी मेजर्ड इन जूल पर सेकेंड, दैट्स व्हाई SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड। आपको पता है जूल पर सेकेंड को किसने डिस्क्राइब किया, जेम्स वाट। वाट 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 वाट। एक जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट, मतलब 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वाट बोलते हैं। कितना बोलते हैं बच्चों, 1 वाट। यानी कि द SI यूनिट ऑफ व्हाट बच्चों, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। याद रख पाओगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये जो ऊपर वर्क आपको दिख रहा है, इस वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे देखते हैं, जैसे हम इस वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो ये जो वर्क है ना, ये वर्क तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P इंटू टी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब वर्क है, आपको पता है वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, आप सभी जानते हो वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क जो होता है वो एक तरीके की फॉर्म होता है किसका बच्चों, एनर्जी। यस बच्चों, ये तो क्लियर है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई वर्क एक एनर्जी की ही फॉर्म है, या फिर एनर्जी एक वर्क की फॉर्म है, जो भी लिख लो, है ना। तो वर्क को हम एक तरीके की एनर्जी लिख सकते हैं, दिस एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, ई बराबर PT, ई बराबर P इंटू टी। अब आपको पता है जनरली ये जो P है ये वाट में रहता है, और जनरली जो ये T है ये सेकंड में रहता है। अभी मैंने ऊपर ये चीज बताई आपको, है ना, यही होता है ना। अब बच्चों अब क्या हम आपको बताते हैं, अगर आपको इस E को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मींस कमर्शियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग एक चीज करोगे, ये जो आपको वाट दिख रहा है वाट, इस वाट को आप किलोवाट में लिखोगे, और ये जो सेकंड है इसको आप आवर्स में लिखोगे। काय में लिखोगे, ध्यान रखना। तब ये एनर्जी आपकी कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा जो हम लोगों के मीटर लगे होते हैं बाहर, जिसमें हम लोग की यूनिट्स आती है, वो जो 1 यूनिट होता है ना, 1 यूनिट कहते हैं ना, घर में हमारे 100 यूनिट आई हैं, हमने बिजली यूज करी 100 यूनिट आई है, 50 यूनिट आई है, वो जो 1 यूनिट होता है ना, वो 1 यूनिट यही होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमने कितनी एनर्जी यूज करी, वो वही हमारी एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी बच्चों होती है किलोवाट आवर में। दैट्स व्हाई मैंने आप लोग से बोला ना कि ये जो P इंटू टी है, दिस पावर शुड बी इन kW एंड दिस टाइम शुड बी इन आवर्स। दैट्स व्हाई इसकी यूनिट आती है 1 kWh। दिस एनर्जी इज कॉल्ड मेरे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझो बच्चों मेरी बात, ये 1 kWh जो होता है ना, इसी को बोलते हैं हम 1 यूनिट, जो हम लोग के घरों में आती है 1 यूनिट। आपने देखा होगा मीटर के आगे 0 0 0 0 1 2 3 करके कुछ kWh लिखे रहते हैं। तो भाई जो 1 2 3 kWh हुआ, इसका मतलब हुआ आपने 123 यूनिट खर्च करे। अब मीटर देखना आ गया आप लोगों को, अगर अच्छे से समझे हो तो मीटर देखना आ गया आपको। तो भाई 123 यूनिट
आपने खर्च कर दिया। 1 kWh का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं किलो वाट आर। क्या बोलते हैं भाई, 1 kWh को क्या बोलोगे, यहाँ लिख देते हैं भैया हमने। 1 kWh को क्या लिखोगे, किलो वाट आर, ठीक है ना, किलो वाट आर। ये हमारा कहलाता है 1 kWh। टीचर 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि भाई 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का मतलब क्या होगा, तो आप लोगों के साथ 10 यूनिट का मतलब होगा 10 किलोवाट आर। समझे, 10 यूनिट का मतलब होगा 10 किलोवाट आर। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट आर। ध्यान रखना है चीज, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम आपको बता दें, अगर हम इस KWH को जूल में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मतलब अगर टीचर कहता है एनर्जी बताओ हमको जूल में, जूल में बताओ या हॉर्स पावर में बताओ, सही है, इन सब चीजों में आपसे पूछ सकता है, ठीक है भैया। देखो लल्ला, देखो 1 kWh इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ ऑफ जूल। आप सोचिए, आपने 1 kWh इज इक्वल्स टू लिखा है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मतलब कि 1 kWh में लगभग 3.6 इंटू 10⁶ जूल यूज होता है। आप समझिए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर में होता है। तो अगर जैसे हमने 1 2 3 की मल्टीप्लाई थे, तो 1 2 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3.6 से, तो इतने यूनिट का आपको पता लग जाएगा कितना जूल यूज होगा। आप समझ रहे हो, ये जूल में इसका कन्वर्जन होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। अब हम कुछ आपको फॉर्मूले दे देते हैं पावर के, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी दे देते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। ये चैप्टर आप लोगों का आज इस वाले पार्ट में फिनिश हो जाएगा थियोरेटिकली। नेक्स्ट जो हम लोग की वीडियोस बनेंगी वो बनेंगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को कराऊंगा जो बोर्ड्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे से समझिएगा, थ्योरी सारी देख लीजिएगा ताकि फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया करके देख लीजिएगा और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कौन सा वाला अब हमको चैप्टर कराना है। जिस चैप्टर का मेरे को ज्यादा कमेंट दिखेगा उस चैप्टर को मैं फटाक से लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जी, हम लोग ने फॉर्मूला तो देख ही लिया, पावर इज इक्वल टू कितना, वर्क अपॉन कितना, टाइम। बहुत बढ़िया बात, ये फॉर्मूला बेसिक है आपका। उसके बाद बच्चों हमने आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला कराया था, दिस इज सेकंड वीडियो के अंदर, है ना। पीटीएच वीडियो सेकंड इलेक्ट्रिसिटी डाल देना आप लोग, आ जाएगा आपके पास, ठीक है, पीटीएच। तो उसके बाद आपको ये चीज पता लग जाएगी बच्चों। पावर में हमने मतलब सेकंड वीडियो में हम लोग ने एक देखा था, जहां पे हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये हमने बहुत अच्छे से देखा था। और एक फॉर्मूला हमने इसमें देखा था, आई बराबर क्यू अपॉन कितना टी। ये बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले थे, है ना। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, बी बराबर आई आर। इन फॉर्मूलों का यूज होता है, जिसको हम ओम्स चाचा का लॉ बोलते हैं, ठीक है भैया। तो बच्चों जी, आप डब्ल्यू की जगह यहाँ से जरा वैल्यू निकाल, वी इंटू कितना, ये वाली वैल्यू वहां उठा के रख दो, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह वी क्यू अपॉन में कितना टाइम, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्यू अपॉन टी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास आई। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू कितना आई, ले भैया, पावर इज इक्वल टू वोडाफोन आइडिया वी आई, है ना। वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट, पी इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बना, अब आप वी बराबर क्या रख सकते हो, आई आर। तो पावर इज इक्वल टू वी की जगह कितना रख दो, आई आर, और इनटू में आई, पी बराबर एक और बन गया आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर। ये सब बेटा न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं, फॉर्मूला लिख लेना भैया, ठीक है। पी बराबर आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला और भी आ सकता है, यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल लो, वी अपॉन आर, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, वी अपॉन आर इस पूरे का इनटू, तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू में आर, आर से आर मर गया, फॉर्मूला बना पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ले भैया, ये हमारे सारे फॉर्मूले बने, ठीक है बच्चों। सारे फॉर्मूले बारी बारी से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चाहे नोट्स बना लिया करो। मैं तो ये कहूंगा ना, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे ना अच्छी तो मजा ही अलग होता है अपने नोट्स का यार, बात ही अलग होती है। नोट्स अपने की बात ही अलग होती है, जितने अच्छे प्रॉपर अपने नोट्स बनाओगे उतना बढ़िया लगता है। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल तो अभी ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वीडियो, बट मुझे उम्मीद है, अपने पर विश्वास है, देखेंगे तो जरूर बच्चे। आज नहीं देखेंगे तो कल देखेंगे, देखेंगे तो जरूर, इतना विश्वास है मुझे अपने कंटेंट पर। सपोर्ट अगर आप लोग की रही तो आगे तो बढ़ेंगे खैर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और अपना जो दिमाग है वो पढ़ाई में लगाते हैं, ठीक बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।